पे हम जुरिडिक्शन की बात कर रहे हैं। एक आप जरा देखिए, 2 डायमेंशनल डिस्कशन हम लोग अभी थोड़ा करने की कोशिश करेंगे। लेट अस कम टू द जुरिडिक्शन। ये सुप्रीम कोर्ट का वेबसाइट है, अबाउट अस, टर्न टू द जुरिडिक्शन। ठीक है, मैं जुरिडिक्शन को देखूं, जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, तो यहाँ पर जो हेड हैं, PIL हैं, लीगल एड हैं, और भी जब इसके अंदर जाएंगे तो थोड़ा बैक करते हैं। सो ये पावर एंड जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट। और जब हम इस जुरिडिक्शन की बात करते हैं तो जुरिडिक्शन के अंदर बहुत सारे कैटेगराइज किए हुए हैं, ग्रुप क्लासिफाई किया हुआ है। वन इज द ओरिजिनल ग्रुप, एपलेट ग्रुप, एडवाइजरी जुरिडिक्शन, रिव्यू जुरिडिक्शन, other power of the Supreme Court. So the 5 category is already there. Number is 5. इसमें बहुत सारे कैटेगराइजेशन। प्राइमरली ट्रायल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और एडजुडिकेशन सिस्टम में हाई फ्रीक्वेंसी इनकाउंटर हम लोगों का होता है 2 डिफरेंट ग्रुप से, 2 डिफरेंट जुरिडिक्शन से, और वो जुरिडिक्शन है एपलेट जुरिडिक्शन एंड ओरिजिनल जुरिडिक्शन। लाइफ में कब और कितना इंटरेक्शन है रेफरेंस जुरिडिक्शन, रिव्यू जुरिडिक्शन एंड अदरवाइज, या एडवाइजरी जुरिडिक्शन, इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम है। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट जुरिडिक्शन जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, उसके थ्रू चीजों को समझना आसान होगा। तो जितने भी जुरिडिक्शन हमने इस स्क्रीन पे अभी तक देखे, उसको फिर से यदि रिविजिट करें, 1 to 5 करें, तो प्राइमरली एक जुरिडिक्शन आपके सामने आया है, वो है ओरिजिनल जुरिडिक्शन। नंबर 2 एपलेट जुरिडिक्शन, और नंबर 3 is the advisory jurisdiction, and number 4 वहां पे भी डिस्कस कर ही लें, it is the review jurisdiction, source is article 137। सर ये डॉक्यूमेंट कहाँ से निकले सर? ये सुप्रीम कोर्ट का जुरिडिक्शन में इसमें है, अभी नहीं दिखा मेरे को पूरे। अरे सर, इस पे 2-3 डिस्कशन हमने कर लिया। ये सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पे, जस्ट मैं आपको इस डॉक्यूमेंट का एबोट अस में है जुरिडिक्शन का, निकल नहीं, गया मैं सर, इसको उसमें क्लोज नहीं। करता हूँ, वापस आता हूँ यहाँ सर प्लीज सर। एकदम स्टार्ट फ्रॉम टू द डॉक्यूमेंट। वी जस्ट वेंट टू द होम सुप्रीम कोर्ट, ये सुप्रीम कोर्ट का होम राइट का सर। वेबसाइट है, इस तरह से आता है।
I went to this 3 dot last में. ओके ओके सर. इसके अंदर हिडन पार्ट है पब्लिकेशन, यस सर, यस और इसी के अंदर एक पार्ट है एनुअल रिपोर्ट. यस सर, यस. तो आई जस्ट क्लिक टू द एनुअल रिपोर्ट. आप लोग एक्सप्लोर कीजिए, आपको डॉक्यूमेंट मिलेगा. स्पेसिफिक मिल डॉक्यूमेंट गया सर, मिल गया. वो जानना जरूरी है. और दिस इज कॉल्ड द सुप्रीम कोर्ट पीडीएफ. So this report is divided into 2 parts. One is for the Supreme Court, another is for the High Court. And other years, मतलब शुरू से 2005 and 6 से लेकर के अब तक का एनुअल रिपोर्ट वहां पे अवेलेबल है. मैं सिर्फ इंडियन जुडिशरी की इस पीडीएफ वाले पे क्लिक किया और ये डॉक्यूमेंट आ गया. एनुअल रिपोर्ट ऑफ 2000 एनुअल 2023 and 2024. अगेन आई एम गोइंग डाउन और इसके सेकंड पेज पर आता हूं जहां मुझे इंडेक्स है. और इंडेक्स में कॉलम 4 के अंदर एक पॉइंट लिखा हुआ है, पावर एंड जुरिडिक्शन ऑफ द एपेक्स कोर्ट. क्लियर है? और इसको साइड में पेज नंबर 75 में उधर भी जा सकता हूं, लेकिन मैं सीधा यहीं क्लिक करता हूं बिकॉज वो ये किया हुआ है बुकमार्क. यस सर. और सीधा सीधा पावर एंड जुरिडिक्शन आ जाता है. मैं कंटेंट के अंदर देखिए एक चीज है, आप जब ईओआर एग्जाम के लिए आ रहे हैं या वकील बनने का सोचा, तो सबसे पहले पढ़ाई शुरू कर दी या उसके बारे में कुछ आइडिया किया, पता किया चारों तरफ से लोकेशन कहाँ क्या है, कैसे है, क्या स्कोप है, कैसे एंट्री होगी, रफ आइडिया होता है वो लेते हैं. सिमिलरली अब हम इस जुरिडिक्शन का रफ आइडिया डिस्कस कर रहे हैं. कंसर्न पार्ट बस इतना है कि हम उस रफ आइडिया को इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि मुझे एग्जैक्टली पता चले कि हाउ डू वी इनिशिएट द थिंग्स. तो उसके लिए हमको क्या पता होना चाहिए. जैसे सुप्रीम कोर्ट कॉम्प्लेक्स में कोई भी आदमी आएगा, उसको ये पता होना चाहिए बहुत सारे गेट होते हैं जिनके थ्रू एंट्री होगी. कौन से गेट से उसको एंट्री करना, सारे जितने भी गेट हैं दे आर नॉट अलाउड टू गो देयर. और कौन कौन से गेट से एंट्री होनी है, क्यों एंट्री होनी है, उसके लिए क्या प्रोसीजर है, पास बनाना होगा, कहाँ के लिए नहीं बनाना होगा, फिर कोर्ट में कैसे जाना है, एंड सो एंड सो फोर्थ. सो फॉर दैट पर्पस यदि हम जुरिडिक्शन की बात करें तो जुरिडिक्शन में भी हमको कौन कौन से जुरिडिक्शन पे ज्यादा एम्फेसिस करना है. सुप्रीम कोर्ट की बात करें, इफ आप विजिट करेंगे तो देयर आर सर्टेन गेट्स and it is numbered as A, B, C, D, E, F, and so forth. But from Supreme Court gate A, can you enter into the Supreme Court? No. This gate is reserved for the Supreme Court judges. B, C, D, E regulation के हिसाब से sometimes it is for the entry, sometimes it is for the exit, some gate only for the entry, right? Entering into them, then again आपको पास बनाना पड़ेगा. So what is the important, मतलब कहाँ से हम एंट्री करें, किसको मैंने नैरो डाउन कर, तो और भी पॉइंट लेते हैं और भी चीज करते हैं, फिर लिटिगेंट आएंगे उनके लिए अलग प्रॉब्लम होता है. तो उसी चीज को एनालॉग करें विद द जुरिडिक्शन, तब आप देखेंगे इस डॉक्यूमेंट पे सुप्रीम कोर्ट के जो जुरिडिक्शन को समझने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा. अब इसके अंदर चूंकि जुरिडिक्शन तक पहुंच चुके हैं और हमने पेन डाउन किया है कि देयर आर 3 मेन जुरिडिक्शन, 2 main jurisdiction and otherwise all jurisdiction are there, which is original jurisdiction, which is appellate jurisdiction, and third is the advisory jurisdiction. Then we come to the inherent jurisdiction or PIL jurisdiction.
बट जरा आप फिर से जरा स्कैन करें प्रेमा फेसाई इस चीज को, तब आप ये भी देखेंगे कि ओरिजिनल जुरिडिक्शन का जो डिस्कशन है, इट इज स्टार्टेड फ्रॉम हियर। मैं कुछ पढ़ नहीं रहा हूं, सिर्फ आपको ओवरऑल बता रहा हूं। देयर आर certain article 131 is there, 32 is there, 71 is there, 139A is there, 138. So there are different sources of the jurisdiction or original. लेकिन इंटरेस्टिंगली यदि आप एपलेट जुरिडिक्शन को देखें, इस कोर्ट में हाईएस्ट वॉल्यूम ऑफ केसेस यदि कहीं है, उसको कैटेगराइज करने की कोशिश करेंगे, तो सबसे ज्यादा आपको एपलेट जुरिडिक्शन, क्योंकि इसके अंदर ही एसएलपी है, कोई ना कोई जजमेंट ऑर्डर वहां कम चैलेंज होकर के यहाँ आता है। लेकिन उसको फर्दर यदि हम क्लासिफाई करना चाहें, सुप्रीम कोर्ट के अंदर एंटर करके गेट नंबर डी से और फिर सीधे चलते चले गए, तो अभी और अप्रोक्सीमेट वहां आएगा कि ये भी है, दूसरा ये, 2-3 गेट और आएगा अंदर आने के लिए हाई सिक्योरिटी जोन के अंदर। सिमिलरली है, देयर 2 and 3 गेट्स आर आल्सो देयर, दैट इज द सिविल मैटर, क्रिमिनल मैटर, दिख रहा है, एंड ऑल आर इन एपलेट जुरिडिक्शन, राइट। थोड़ा और आगे हम प्रोसीड करें तो क्लासिफाई करने के लिए अब अलग पैरामीटर हमारे हाथ आ गया है, वो है सिविल मैटर एंड अदर इज क्रिमिनल मैटर। लाइक सुप्रीम कोर्ट एंट्री के डिफरेंट गेट हैं, एक डी गेट के सामने से एंटर करते हैं हाई सिक्योरिटी जोन में, और दूसरा बैंक के सामने से, सम सॉर्ट ऑफ एनोलॉजी। क्रिमिनल मैटर से और थोड़ा और आगे चले जाएं तो आप यहाँ पर एक और पैरामीटर यहाँ आया है सिविल एंड क्रिमिनल के अलावा, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स एंड स्टैट्यूटरी अपील। आप समझ रहे हैं बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? देयर आर डिफरेंट कंपार्टमेंट्स विद इन द एपलेट जुरिडिक्शन ओनली, which we need to discuss and understand very clearly. Civil, criminal, possible, constitutional, statutory, it is there. कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वेरियस प्रोविजंस, एसएलपी भी है, अपील भी है, स्टैट्यूटरी में भी अपील भी है, और वेरियस सेक्शन है जहां से वो सोर्सेस निकल करके आते हैं। तो प्रेमा फेसाई लोकेट करने के लिए ये जरूरी है कि उसका क्वांटिफिकेशन, यानी किस किस पॉइंट पर हम उसको अलग अलग एंगल से देखेंगे। फॉर एग्जांपल, अगेन मैं रिपीट करूं और ये मैं बात करूं एपलेट जुरिडिक्शन की, तो एपलेट जुरिडिक्शन को यदि मैं एक टेबल के फॉर्म में बनाऊं, जो टेबल मैं आपको बना करके लास्ट टाइम नेक्स्ट टाइम डेमोन्स्ट्रेट करूंगा, एक टेबल बनाऊंगा तो एक्स एक्सिस पे मैं रखूंगा एपलेट जुरिडिक्शन और उसके बगल में मैं जरूर लिखूंगा, और वो है सिविल, क्रिमिनल। और फिर वाई एक्सिस पे नीचे नंबरिंग करके एक टेबल में पहला कॉलम जरूर बनाऊंगा कॉन्स्टिट्यूशनल, फिर उसके नीचे मैं लिखूंगा एपलेट। तो ये मेरे पास 2x2 का एक टेबल तैयार हो जाएगा। एक्चुअली ये 3x3 ही है, लेकिन हमने खाली कॉलम 2x2 का दिखेगा कुछ इस तरह से। राइट। अब जब सिविल की बात करें, मैं फिर से थोड़ा दिखला दूं,
और यदि मैं इसमें अब भरना शुरू करूं, जो खाली कॉलम है, कॉन्स्टिट्यूशन के सिविल वाले में मैं लिखूंगा आर्टिकल 132 एंड आर्टिकल 133, आर्टिकल 136, और क्रिमिनल वाले में आर्टिकल 132, आर्टिकल 134, कुछ ऐसे लिखूंगा। Does this clearly visible to you? यस सर, यस सर, यस सर। इसमें मैंने कोई आर्टिकल अभी तक पढ़ाई नहीं की है, सिर्फ कैटेगराइज कर रहा हूं, उसको पॉइंट पे ला रहा हूं, टारगेट को सेलेक्ट कर रहा हूं मैं। दूसरी पार्ट सिमिलरली मैं एपलेट में भी रखूंगा, स्टैट्यूटरी पार्ट पे भी, है ना। अभी तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को हमने सेलेक्ट किया, और आप जरा देखिए इसमें क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। लेकिन आप जरा मुझे बताइए, प्रोविजन पढ़ने से पहले जरा हम ये देखें कि व्हाट इज दिस एपलेट ज्यूरिडिक्शन, इसमें होता क्या है। What is the difference between the appellate jurisdiction and criminal jurisdiction? यदि मैं आपसे ये पूछूं, गिव मी 5 डिफरेंट पैरामीटर्स और डायमेंशन जिसके बेसिस पर मैं ये कह सकूं, डिफरेंशिएट कर सकूं कि ये क्रिमिनल, ये एपलेट जुरिडिक्शन है और ओरिजिनल जुरिडिक्शन। क्योंकि जो कुछ भी जुरिडिक्शन दिया हुआ है, पहला पैरामीटर, ये जुरिडिक्शन कहां से आया। So what is the source of the jurisdiction? Right? तो पहला पैरामीटर जो हम हमेशा चेक करते हैं वो है सोर्सेस। दिस इज द वेरी रूट रीजन। फंडामेंटली आपको वहीं से पता चलेगा कि ये कहां से जुरिडिक्शन आया। अब जरा हम देखें तो ये जुरिडिक्शन का जो सोर्स है वो हमारे लिए, सुप्रीम कोर्ट के लिए बेसिकली प्राइमरली द सुप्रीम डॉक्यूमेंट ऑफ द लैंड, दैट इज कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। Am I clear up to this point or not? यस सर, यस सर, यस सर। सर लास्ट टाइम सर जब आपने बताया था, आपने बहुत सिंपल वे में, मैं समझता हूँ सर, मतलब शायद मैंने जो मेमोराइज करा था, आपने ओरिजिनल का बताया था कि जहाँ से चीज ओरिजिन होती है, मींस जैसे सुप्रीम कोर्ट में खुद डेवलप होती है पेटिशन के थ्रू या किसी भी तरह थ्रू। और एपेलेट का सर आपने जो बताया था, जैसे कोई भी एक ग्रीवेंस होती है, एग्रीव्ड होते हैं या एपेलेट, तो लास्ट टाइम का सर मुझे कुछ इस तरह का ग्लिम्स था माइंड में। This is the one parameter. This is one of the parameter among all. बट पूरी अंडरस्टैंडिंग के लिए 2-3 डायमेंशन आपको देखना पड़ेगा कि व्हाट एवर इज द जुरिडिक्शन, व्हाट इज द सोर्स। हमने जो ये टेबल बनाई है, आप ये देख रहे हैं, जो अभी आपके साथ दिखाया है, इस टेबल के अंदर देखें तो 2 चीज मैं आपको फिर से ब्लैक पेन से मार्क करके, ब्लू पेन से। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन एंड स्टैट्यूटरी है,
और ऊपर का लाइन ये टेबल का आउटलाइन है। सिविल, क्रिमिनल, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टैट्यूटरी। Am I clear up to this point? क्या मैं पॉइंट आउट करना चाह रहा हूँ? मैं पॉइंट आउट क्या करना चाह रहा हूँ? कॉन्स्टिट्यूशनल या स्टैट्यूटरी, व्हाट इज द सोर्स? कहां से वो जुरिडिक्शन क्रिएट हुआ है? बिकॉज दिस इज अ पब्लिक ड्यूटी ना। आइदर इट इज ओरिजिनल और इट इज appellate और इट इज एडवाइजरी और इट इज रेफरेंस। ये कहां से जुरिडिक्शन आया है? एक बॉडी है जिसका नाम है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को ये जुरिडिक्शन कहां से आया है? उसके लिए हमने सिर्फ एक पार्ट कॉन्स्टिट्यूशनल और सिविल जुरिडिक्शन को काउंट किया है और उसको मैं गोल कर रहा हूं, तो क्रिमिनल वाले को अलग गोल कर रहा हूं। तो आप देखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल आया जिसमें 132, 133, 136, these are the appellate jurisdiction in civil. तो नैरो डाउन मैं ये कर रहा हूं कि पहले हमने एपलेट जुरिडिक्शन लिया, उसके साथ एक पैरामीटर अब और ऐड कर रहा हूं, वो है कॉन्स्टिट्यूशनल सोर्स। कंडीशन और ऐड कर दिया, नैरो डाउन हो गया। अब मैं ये ऐड कर रहा हूं कि कॉन्स्टिट्यूशनल सोर्स में भी सिविल जुरिडिक्शन या क्रिमिनल जुरिडिक्शन। तो जैसे ही मैं सिविल जुरिडिक्शन की बात करूं तो हमारे लिए 132, 133, 136 आ जाता है। क्रिमिनल जुरिडिक्शन की बात करूं तो 132 भी है, 134 भी है और साथ में 136 भी आ जाता है। So now you are entered into an apartment and now you are roaming surrounding a flat. अब फ्लैट के अंदर रूम है, यानी एक पर्टिकुलर पार्ट जिसको मैं अंडरलाइन यहाँ करूं, दिस इज आर्टिकल 134, सपोज आर्टिकल 134 और क्रिमिनल जुरिडिक्शन है, सिर्फ उसी जुरिडिक्शन की बात कर। आप एक चीज ध्यान रखिएगा, टिल द टाइम वी नेवर एवर रीड इवन अ सिंगल वर्ड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, वी आर जस्ट स्ट्रक्चरिंग कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। ये वन पार्ट है, कंपार्टमेंटलाइज कर रहे हैं अपने आप के ब्रेन में, उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं कि क्या क्या है, कहां कहां मुझे जाना है। इंटायर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हम ये स्ट्रेटेजिक डेवलप कर रहे हैं कि मुझे कौन सा पढ़ना है और क्यों। Am I clear up to this point or not? Once we are targeted to Article 136, yes, which is a special jurisdiction, then directly we will go to the 136 and read it and come out. कंपेयर कीजिए उनके साथ जो फर्स्ट टाइम लॉ ग्रेजुएट हुए हैं या 3 साल 2 साल की प्रैक्टिस और सुप्रीम कोर्ट का बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है। अब कॉन्स्टिट्यूशन दे दो, क्या करेंगे? वो पूरा अलट पलट के इधर देखेंगे, उधर देखेंगे, उधर, लॉट ऑफ कंफ्यूजन आते हैं। सो हमारा टारगेट एकदम क्लियर है ऑन द फर्स्ट पैरामीटर, व्हाट इज द सोर्स ऑफ जुरिडिक्शन। आपके स्क्रीन पे जो स्लाइड है, पेज है, उस पे लिखा हुआ है कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सेक्शन 53T ऑफ द कंपटीशन एक्ट, 125 ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, सो नेशनल टैक्स ट्राइब्यूनल, आर्म्ड फोर्स ट्राइब्यूनल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेशन बोर्ड एक्ट। तो ये सारे एक्ट भी आपको मिलेगा, स्टैट्यूटरी है, दीज आर द स्टैट्यूट्स। ये सारे स्टैट्यूट्स भी जब आपके सामने होंगे, आप सबसे पहले क्या पलटेंगे? उसको सेक्शन 18 ऑफ
Telecom Regulatory Authority, as a Supreme Court lawyer or as an AOR, yes, Section 53 of the Competition Act, yes, Section 125 of the Electricity Act, yes, Section 24 of the National Tax Tribunal Act, या फिर Section 30 of the Armed Force Tribunal Act, Section 37 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Body Act, क्यों ढूंढेंगे ये? क्योंकि what is the jurisdiction वो यहीं पे मिलना है. This is the source of jurisdiction of this court. Am I clear up to this point or not? So what is the moral of the story? Moral of the story is that we need to first of all know that what is the source of the jurisdiction, so that we can refer कि ये jurisdiction यहाँ से आ रहा है. Sir, your voice is coming at your end. Adjust कर ले अपने आप को. How do I mute it? चलिए ठीक है. Now, it is source. हमने पढ़ा नहीं, समझा नहीं, सिर्फ और सिर्फ सोर्स की बात की, राइट? एंड आप लोग ये समझ चुके होंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोर्स. वंस समवन इज सेइंग सोर्स, या समवन इज सेइंग कॉन्स्टिट्यूशनल, एपलेट, सिविल जुरिडिक्शन. तो जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो क्वेश्चन में आपको इन सारे चीजों को समझना जरूरी है कि क्या पूछा जा रहा है. फॉर एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन मैं आपको टारगेट कराता हूँ, encounter karata hu, then we will discuss it just for the convenience. Again, I am going to this particular home, that is called the your exam, this one, Supreme Court website, and I am coming to your examination panel. I just am coming to the certain old question paper. Old question paper. This is the old. क्वेश्चन पेपर ऑफ प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर 2024 जो हो चुका है. 2024 का ही देख लेते हैं. अब जरा देखिए, जो अम्ब्रेला हमने पिकअप किया था, हियर इज द ओरिजिनल जुरिडिक्शन. So when can the original jurisdiction of the Supreme Court be invoked? Given 3 example which could fall. एक और एग्जाम्पल इसी चीज का मैं ले रहा हूं और वो यहाँ पर सीधा है. हमने अभी क्वेश्चन नंबर 1 प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर हेल्ड ऑन 10/6, इसको भी हम ले लेते. दिस इज द सेम क्वेश्चन पेपर. आई एम सॉरी, इसको बंद करते हैं, दूसरा पिकअप करते हैं और वो है यस अनदर पेपर. What the change in this question? Question number 1 only. When can the appellate jurisdiction of the Supreme Court be invoked? So what is that jurisdiction? Then we can say कि invoke कर सकते हैं कि नहीं कर सकते. And give 3 examples that would fall under it. My point is very clear. Here is the appellate jurisdiction of the Supreme Court. It is not written there. It is coming from Constitution. Either it is coming from statutes. वो नहीं है, दिया हुआ है. क्वेश्चन को लिमिटाइज नहीं किया हुआ है ना. आप जरा क्वेश्चन को वापस देखिए, फिर मैं वापस आऊंगा पॉइंट पे. ये जो क्वेश्चन आपका है,
when can the appellate jurisdiction, the one part is the appellate jurisdiction of the Supreme Court be invoked, right? Does it given any hint regarding कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन या स्टैट्यूटरी? एप्लेट जुरिडिक्शन में तो दोनों आता है। इससे पता चलता है कि कौन सा बतलाना है, कौन सा नहीं बताना है। The answer is no. Question is silent on that particular point. क्या? Am I clear up to this point or not? So now your own domain to choose कि आप क्या choose करते हैं। बैलेंस बनाने के लिए आप क्या डिसाइड करते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन भी लेते हैं, एप्लेट जुरिडिक्शन भी लेते हैं, स्पेशल जुरिडिक्शन भी लेते हैं, या फिर क्या क्या कॉम्बिनेशन बनाते हैं? नंबर 2, सो यहां पर यह भी नहीं दिया गया है कि विच जुरिडिक्शन इज देयर, इज इट सिविल और क्रिमिनल? है? नहीं है ना? क्वेश्चन में तो नहीं है। क्वेश्चन के अंदर जो चीज है वो है 10 मार्क्स। तो 10 मार्क्स के लिए आपको 15 मिनट इस पे लिखना है और 10 नंबर लेने हैं, राइट? टू कन्विंस द एग्जामिनर, टू डेमोन्स्ट्रेट दैट कि यू अंडरस्टैंड द थिंग। विच अंडरस्टैंडिंग? आप देखिए ना, सिर्फ इसी टेबल को आपको दिया जाए, सिर्फ इतने आउटलाइन से क्या आप नहीं 5 पेज लिख सकते हैं? हर एक पॉइंट पे कुछ ना कुछ लिखना शुरू कीजिए, अच्छा खासा लिखा जाएगा। एंड दीज आर द ओनली आउटलाइन जुरिडिक्शन, isn't it? Yes, sir. अब अभी तक मैंने पढ़ाई नहीं की है सर, एक आर्टिकल भी नहीं पढ़ा है अभी। मैं थोड़ा सा और अभी अलग में जाता हूं। तो दिस इज अंडरस्टैंडिंग। इसको मैं यदि बंद करूं और इस एग्जाम क्वेश्चंस को भी बंद करूं, बंद करने की बजाय मैं आपको थोड़ा सा और ये बता दूं। सो यहाँ पर पिन पॉइंटेड क्वेश्चन है पर्टिकुलर आर्टिकल का, पर्टिकुलर सेक्शन का, सेक्शन 25 ऑफ सीपीसी, आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, 10 मार्क्स। सो सर्टेन जुरिडिक्शन पे वो लैंड अप करेंगे थ्रू दिस कंपार्टमेंटल पार्ट, और आपको इसकी समझ बहुत क्लियरली होनी चाहिए। देखिए, tabulate the essential differences between the review of an order and a recall of an order. Explain and differentiate between the writ of habeas corpus and the writ of certiorari. ये क्या है? The word is mention here the essential differences. There is the differentiate between, कंपैरेटिव है दो पर्टिकुलर पार्ट का, 5 मार्क्स इसके लिए डेडिकेट किया हुआ है। सो द पॉइंट इज, अब एक और लेयर डिप डाउन एंटर करते हैं। पहला लेयर था जुरिडिक्शनल, अब उस दूसरा लेयर था सिविल और क्रिमिनल। तीसरा पैरामीटर था कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टैट्यूटरी। अब चौथा पैरामीटर है कि इस सब को हटाओ, और जब जुरिडिक्शन की बात सिर्फ करें, सिर्फ और सिर्फ जुरिडिक्शन की बात करें, वट एवर इट मे बी, उसका सबसे कॉमन एंड आत्मा और सोल पॉइंट को जब देखें, रूट रीजन को, तो जो हिडनली हर जगह अवेलेबल है, तो वो सारे कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जिसको हम एक्सप्लेन करते हैं। पैरामीटर नंबर 1,
और दूसरे शब्दों में यदि कहें, जो हमने अभी डिस्कस किया वो था सोर्स। दूसरा पैरामीटर, जब हम उस प्रोविजन को रीड करेंगे, तो रीड करने के बाद हमारे पास आएगा स्कोप एंड एम्बेड। तीसरा पॉइंट आएगा और वो होगा लिमिटेशंस एंड कंस्ट्रेंट्स। कंडीशंस क्या क्या है, दैट इज द कंस्ट्रेंट्स। अब इसके साथ में एक चीज और जुटेगा, लिमिटेशंस, यानी क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। ये तीनों जैसे ही हमने उसको स्कैन किया, तब आप प्रॉपर प्रोविजन को पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अभी एक कोई भी आर्टिकल का नाम लीजिए और मैं आपको उसको रीड करके इन सारे सेगमेंट को ट्रांसलेट करके मैं बतलाता हूं कि कैसे। फिर मैं एक सेगमेंट और डिस्कस करूंगा। ये दूसरा टेबल हमने जनरेट किया और उसके अपोजिट साइड में खाली जगह है जिसका जवाब हमको ढूंढना है। अभी तक हमने नहीं पढ़ा था, एक ओवरऑल पता किया था ऊपर से कि यहाँ ये है, वहां ये है, वहां ये है, इस मकान में ये बिल्डिंग है, इस मकान में ये कोर्ट नंबर है, वो कोर्ट नंबर है। अब आप कोर्ट रूम में घुसेंगे, कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को समझेंगे, है ना। डिफरेंट थिंग, थोड़ा सा अलग तरीके से एंट्री, फोकस हमारा अब शिफ्ट हो रहा है और प्रोसाइज हो रहा है टू द आर्टिकल। सो लेट अस रीड दैट आर्टिकल। सेमी आप ही बताएं कि मैं कौन सा आर्टिकल रीड करूं, बट एनीवे मैं थोड़ा इस पार्टिकुलर पे वापस जाऊं। एनुअल रिपोर्ट, दिस वाज द एनुअल रिपोर्ट, और इस एनुअल रिपोर्ट के थर्ड पेज पे था पावर एंड जुरिडिक्शन। और इस जुरिडिक्शन के पॉइंट पर जब हमने आया, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एपलेट जुरिडिक्शन की बात कर रहा हूँ। सो लेट अस रीड दैट एपलेट जुरिडिक्शन। सो ओपन द कॉन्स्टिट्यूशन। सो मैं यहाँ पर ये रीड कर रहा हूँ, टाइप कर रहा हूँ गूगल में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और मैं थोड़ा और नीचे आऊं तो ये मेरे पास कॉन्स्टिट्यूशन आ गया, इंडियन कोड कॉन्स्टिट्यूशन। दिस इज द इंडियन कोड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्योंकि मैं हमेशा used to read this constitutional part only. सो एपलेट जुरिडिक्शन में चलते हैं सीधा सीधा। एक पर्टिकुलर जुरिडिक्शन को इन्वोक करना है मुझे। लेट अस कम टू द आर्टिकल 136, सीधा 132 इंडियन जुडिशरी में। विद द ऑब्जेक्टिव दैट की सोर्स, स्कोप एंड एम्बेड, कंडीशन एंड लिमिट, इन सबको चेक करना है। दिस इज वी एंटर्ड इनटू द यूनियन जुडिशरी, द यूनियन। So 124, we entered into the union judiciary. 125, straightforward coming to the appellate jurisdiction. 131 is not the appellate jurisdiction, and just coming to 132.
तो अब हम यहाँ पर एग्जामिन करेंगे कि इस जुरिडिक्शन के अंदर सोर्सेस पे हम पहुंच गए हैं कि क्या क्या इसके स्कोप एंड एम्बिट हैं और क्या कंस्ट्रेंट एंड लिमिटेशंस हैं. So let us read it. This is written there, the appellate jurisdiction of the Supreme Court in appeal from the High Court in certain cases. मेरी फोकस सिर्फ और सिर्फ कंडीशन पे है. सोर्स तक तो पहुंच गए और उसका एम्बिट एंड स्कोप पे. एन अपील शैल लाई टू द सुप्रीम कोर्ट. ये तो क्लियर है. ये लाइन के लिख देने से सुप्रीम कोर्ट का जुरिडिक्शन क्रिएट हो गया. एपलेट जुरिडिक्शन क्रिएट हो गया इन द कॉन्स्टिट्यूशन. यदि ये लाइन हटा दिया जाए जुरिडिक्शन होगा. एन अपील शैल, अपील, ट्रायल नहीं लिखा हुआ. So the appellate jurisdiction is there. Once appeal is written, this is the appellate jurisdiction. Shall means mandate. Lie to the Supreme Court. Where to lie? To the Supreme Court. From any judgment, decree and final order of a high court. अब यहाँ कैच वर्ड क्या है? इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया. अब कैच वर्ड क्या है वो जरा देखिए, जो स्कोप को डिफाइन करेगा और लिमिटेशन को भी. Any appeal shall lie to the Supreme Court from whatever the final order of a high court. So except Supreme Court, is there only high court in the country? ट्रायल कोर्ट है, ट्राइब्यूनल है, बहुत सारे फोरम है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है ना, मजिस्ट्रेट कोर्ट है. क्या उसके ऑर्डर की अपील हो सकती है? आंसर इज नो. व्हाई? बिकॉज द कंडीशन इम्पोज्ड इज द ऑर्डर इज कमिंग फ्रॉम हाई कोर्ट. यदि हाई कोर्ट के जगह एनी कोर्ट लिख दिया जाए तो स्कोप कितना बढ़ जाएगा. और हाई कोर्ट लिखने से स्कोप कैसे सिमट गया? कितने कोर्ट बाहर आ गए एक वर्ड में. और इस वर्ड की समझ एक वकील को तो होनी ही चाहिए. इसका असर कैसे आता है? तो ऑर्डर फ्रॉम हाई कोर्ट इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया. बट एक चीज और है कि जिस ऑर्डर की अपील होगी, अपील के लिए जो एक ऑर्डर होगा वो होगा फ्रॉम एनी जजमेंट, डिक्री एंड फाइनल ऑर्डर और फाइनल ऑर्डर. आप जरा देखिए, एनी वर्ड लिखा हुआ है जो अपने आप में एग्जॉस्टिव अनलिमिटेड मीनिंग रखता है, लेकिन उसके बाद वाले जो वर्ड हैं वो लिमिटाइज किया है फॉर द जजमेंट या डिक्री. और जजमेंट और डिक्री फाइनल ऑर्डर पे जाकर के नहीं, या तो इशू वाइज आप डिटरमाइन कर दीजिए तो वो जजमेंट पर आएगा आफ्टर कंप्लीट द एडजुडिकेशन. डिक्री भी एकदम पूरा लिटिगेशन जब खत्म हुआ तब जाकर के डिक्री ये होता है. और फाइनल ऑर्डर यही तीन कंडीशन है. यानी फाइनलिटी अटेम्प्ट करने के समय में जो ऑर्डर आएगा, जब डिसमिस ही कर दे चाहे जैसे भी कर ले, एंड, पुट इट इनटू द एंड. आइदर इशू वाइज कि एक इशूज को आज हम डिटरमाइन कर दिए सर्टेन जजमेंट पे, दूसरे इशूज को कर दिए, तो इशू इज एट एंड. उसी ऑर्डर की अपील हो सकती है अंडर दिस प्रोविजन. जस्ट थिंक इट. या कोई भी ऑर्डर लेकर के आ जाएंगे, कोई इंटरिम एप्लीकेशन लगाया,
और उस एप्लीकेशन को हाई कोर्ट नहीं सुना, चलो सुप्रीम कोर्ट चैलेंज करते हैं 132 में, डज इट अलाउड? क्या वो 132 के कंडीशन को फुलफिल करता है? द आंसर इज नो। तो ये सारी बातें यदि फुलफिल कर जाए तो क्या आप पिटिशन पे वो लिखेंगे? द आंसर इज यस, वी नीड टू नरेट। क्या लिखना कहेंगे? आप ये लिखेंगे ना कि यू आर, दिस ऑर्डर इज कमिंग फ्रॉम सच एंड सच हाई कोर्ट विच इज इन टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये कंडीशन मैच कराएंगे। आप ये भी लिखेंगे कि ये जजमेंट फाइनल ऑर्डर है, इंटरिम नहीं है। लिखेंगे ना सर? तो आप एमिनिएबल इस आर्टिकल के अंदर होंगे। अच्छा, अगला वो उसके स्कोप को थोड़ा और वेरी कराता है, वेदर इन अ सिविल, क्रिमिनल और अदर प्रोसीडिंग्स। कैन यू सी दैट? सो इसके जो लिमिटेशंस हैं, स्कोप हैं, उस स्कोप को एक्सपेंड किया गया। दिस इज नॉट कन्फाइंड टू द सिविल, not confined to the criminal. They are also expanding to the other proceedings. Other proceedings may be writ, may be disciplinary proceedings within the high court against the judge. So whatever may be the proceeding, yeah, court staff. So now further condition is there, if a high court certifies under article 134A that the case involves a substantial question of law as the interpretation of this constitution. So how many condition is there? So हमने क्या किया, सारे constraints and limitations को स्टडी कर लिया, आर्टिकल खत्म। अब उसको जरा सेग्रीगेट करते हैं। सेग्रीगेट भी डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन पे करते हैं। एक बात तो कंफर्म है कि अपील करने के लिए एक ऑर्डर, जुडिशियल ऑर्डर होना चाहिए। उसको चैलेंज करेंगे तभी तो अपील होगा। सर, once we are said कि appellate या अपील, जुरिस्प्रूडेंस ये कहता है कि अपील उसी की होगी जब कोई सबऑर्डिनेट या लोअर कोर्ट से कोई ऑर्डर पास हुआ, जुडिशियल ऑर्डर, जुडिशियल सेगमेंट में। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर एग्जीक्यूटिव सेगमेंट में, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं। हम वी आर टॉकिंग अबाउट द जुडिशियल। तो वो ऑर्डर तो होगा, राइट? तो वो जो ऑर्डर है वो किसका होगा? दूसरे शब्दों में मैं कह रहा हूं कि दिस ऑर्डर वुड बी हाई कोर्ट। हाई कोर्ट का ऑर्डर होगा। अभी कंडीशन में आपने देख लिया, हाई कोर्ट का कौन सा ऑर्डर होगा? कोई भी ऑर्डर। किस मैटर का ऑर्डर होगा? सिविल में, क्रिमिनल में? देन आंसर इज सिविल और क्रिमिनल और अदर प्रोसीडिंग्स। दूसरा कंडीशन उस ऑर्डर के बारे में। तीसरा पॉइंट ये होगा कि व्हाट वुड बी द नेचर ऑफ ऑर्डर? इंटरिम ऑर्डर और व्हाट? तो एनी जजमेंट और क्या था? So decree and final order. Yes, any judgment, decree and final order. So these are the conditions. एक भी कंडीशन क्या मैं वेव ऑफ कर सकता हूं? The answer is no, not allowed. So what, is there any condition waived? The answer is yes. What? So there is the another condition is if the high court satisfy
certifies under Article 134A, यानी प्रोसीजर एक और है इंटर आर्टिकल कॉन्सेप्ट, दैट एक सर्टिफिकेट हाई कोर्ट इशू करेगा, वो भी अंडर आर्टिकल 134A, और उस सर्टिफिकेट का नेचर भी क्लियर मेंशन है. सो द अनदर कंडीशन इज अ सर्टिफिकेट फ्रॉम दैट हाई कोर्ट ओनली. क्या ये सर्टिफिकेट गवर्नर दे सकते हैं, मुख्यमंत्री दे सकता है, या फिर लेजिस्लेशन दे सकता है? द आंसर इज नो. हाई कोर्ट को खुद देना है. अच्छा, ये मैटर एक बेंच ने पास किया और दूसरा बेंच बैठ करके इसका सर्टिफिकेट दे सकता है? द आंसर इज डिपेंड. यदि वो एग्जिस्ट करती है तो वहां पर है. बहुत सारे सवाल आएंगे. नाउ वो जो सर्टिफिकेट होगा उसमें एक लाइन मेंशन हर हालत में होना चाहिए, और वो ये होना चाहिए कि द केस इन्वॉल्व्स अ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ एज टू इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, दिस कॉन्स्टिट्यूशन. यानी वो केस का जो इन्वॉल्वमेंट है उसमें सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है, और वो लॉ डायरेक्टली रिलेटेड है इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन. इंटरप्रिटेशन स्टैट्यूट्स का भी हो सकता था, डॉक्यूमेंट्स का भी हो सकता था. नो, दिस इज ओनली कन्फाइंड टू दिस कॉन्स्टिट्यूशन. एम आई क्लियर अप टू दिस पॉइंट? अब आप मुझे बताइए, हमने सिर्फ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ को भी नोट डाउन कर दिया. ये सारा चीज हमने देखा. अब क्या बच गया इस आर्टिकल में? सो जब आप आंसर लिखेंगे तो या तो वो सारे एक स्पेसिफिक पार्ट को पूछ ले, जैसे मैं ये पूछ लूं अंडर आर्टिकल 132 व्हाट इज द मैंडेटरी कंडीशन फॉर द सर्टिफिकेट. स्क्रीन पे है. कंडीशन इज टू इन कंडीशन है हाई कोर्ट मस्ट सर्टिफाई अंडर आर्टिकल 134A, और उसके अंदर और जाते हैं दैट द केस इन्वॉल्व अ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ एज टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन. इमेजिन कीजिए ये कंडीशन फुलफिल नहीं किया गया हो, क्या अपील लाई करेगा 134 में? ऊपर वाला सारा कंडीशन फुलफिल होता है, बट ये कंडीशन फुलफिल नहीं होता है. तो जब इफ कंडीशन ही फुलफिल नहीं होगा तो ये आर्टिकल इन्वोक कर ही नहीं सकते. दिस इज द आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ये प्रिजम्पशन और सपोजिशन पे नहीं चलता है. कोर डॉक्यूमेंट. बट एट द सेम टाइम मैं आपको ये बताऊं, सिर्फ नेचर ऑफ एपलेट जुरिडिक्शन की बात बताऊं और एपलेट जुरिडिक्शन पे ही थोड़ा सा फोकस करूं, तो आप सिर्फ और सिर्फ इसी चीज को देखिए. सर्टिफिकेट वाले पार्ट को छोड़ दीजिए. फ्रॉम मतलब कौन से ऑर्डर के लिए? द अपील शैल लाई टू द सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम व्हाट. यहां से यहां तक की बात कीजिए, और थोड़ा नेचर की भी बात कर लेते हैं कि किस नेचर के प्रोसीडिंग्स पे. दिस इज फ्रॉम एनी जजमेंट, डिक्री और फाइनल ऑर्डर ऑफ अ हाई कोर्ट. यहाँ तीन ही वर्ड है. हाई कोर्ट वाले पार्ट को भी छोड़ दीजिए. सिविल और क्रिमिनल दोनों इंक्लूडेड है इस आर्टिकल में, सिर्फ सिविल नहीं है ये. एनी जजमेंट यानी जिस ऑर्डर का अपील करना है, जिसको चैलेंज करना है, उसका नेचर, डिक्री और फाइनल ऑर्डर ऑफ. बट एट द सेम टाइम इफ यू विल मूव टू द आर्टिकल 33, क्या है? एन अपील शैल लाई टू द सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम एनी जजमेंट, डिक्री और फाइनल ऑर्डर. बिल्कुल वही फ्रेज यूज किया हुआ है.
लेकिन नेचर जो है ना इन अ सिविल प्रोसीडिंग्स, यहाँ लिखा हुआ है सिविल, क्रिमिनल और अदर प्रोसीडिंग, दिस इज कन्फाइंड टू द सिविल प्रोसीडिंग ओनली. This is the difference between Article 32 and Article 33. वो लिखता है कि ऑफ द हाई कोर्ट इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, वो भी है, लेकिन ये डिफरेंस आपके सामने साफ दिख रहा है. ऑर्डर का नेचर सिविल प्रोसीडिंग्स यानी तक कन्फाइंड, सारे ऑर्डर हाई कोर्ट के नहीं आ रहे. Am I clear up to this point or not? और साथ में सर्टिफिकेट का नेचर भी बदल गया. आप जरा देखिए वापस, even the nature of the certificate is also changed, that the case involve a substantial question of law. पहले क्या था, as interpretation of this constitution, अब आ गया जनरल इंपॉर्टेंस. सिर्फ इतना चेंज करने से, पहले एक कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही थी, अब जनरल लॉ पे तो जितने भी स्टैट्यूट बुक्स हैं, स्टैट्यूट्स हैं, वो सब आ जाएंगे. कैसे स्कोप चेंज हो रहा है? बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन. और यही चीज आपको डिसीजन लेने में हेल्प करेगा कि आर्टिकल 32 में जाना चाहिए या आर्टिकल 33 में जाना चाहिए. बिना इसके क्लियरिटी के आप जब अपील की बात आ जाएगी वहां तक तो ठीक है, लेकिन आर्टिकल 32 में या आर्टिकल 33 में, वहां आप कंफ्यूज. और यही कंफ्यूजन क्लियरिटी चेक करेगा एग्जामिनर. थोड़ा और मैं करूं, और एक और कंडीशन यहाँ पर जनरल इंपॉर्टेंस का चेंज है और सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ एज इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का चेंज है. और एक लाइन और ऐड होना चाहिए, एंड दैट, एंड बिकॉज देयर इज एंड मीन्स इट्स अ मैंडेट. इसके साथ एक चीज और होना चाहिए, दैट in the opinion of the high court the said question need to be decided by the supreme court. So नेचर ऑफ द हाई कोर्ट जहां से आ रहा है, हाई कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स है वो बदल गया, सिविल सिर्फ आ गया, हो गया. ये छोटा सा जो कन्फाइन था कॉन्स्टिट्यूशन, अब वो ये ब्रॉड हो गया, सीपीसी सीआरपीसी हर जगह आ गया, और सर्टिफिकेट का एक और नेचर बढ़ गया. तो दैट मेनी चेंजेस आर देयर. अगेन थोड़ा और आगे यदि हम बढ़े एपलेट जुरिडिक्शन में, तो सीधा सीधा 134 की बात करते हैं. यहाँ क्या है? यहाँ भी है, एंड अपील शैल लाई टू द सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम एनी जजमेंट, फाइनल ऑर्डर एंड सेंटेंस इन व्हाट क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स. हट गया, यहाँ क्रिमिनल रह गया, पहले सिविल था, अब ये क्रिमिनल बच गया सिर्फ. So this is dedicated for the criminal proceedings only, and Article 133 is dedicated for the civil proceedings only. एक बात और था, यहाँ उसमें क्या लिखा हुआ था, फ्रॉम एनी जजमेंट, फाइनल ऑर्डर और जजमेंट, डिक्री और फाइनल ऑर्डर. सिविल में तो डिक्री होता है, क्रिमिनल में क्या होता है? डिक्री होता है, क्या होता है? सेंटेंस होता है. तो यहाँ डिक्री को रिप्लेस कर दिया गया सेंटेंस से. एनी जजमेंट, फाइनल ऑर्डर एंड सेंटेंस, नो इंटरिम ऑर्डर इज अलाउड. स्टिल till the point आपको इंटरिम के लिए नहीं है ये प्रोविजन, फाइनलिटी के लिए. एंड देयर इज अगेन वेरियस कंडीशंस. along with that the condition is ABC, और सबके साथ एंड नहीं लगा हुआ, here is और. either this or this, मतलब ऊपर वाले कंडीशन के अलावा इन तीनों में से कोई भी कंडीशन मैच कर जाएगा, अपील फुलफिल हो गया.
थोड़ा और मैं आपको दिखाऊं। अब मैं आपको कंपैरिजन करने के लिए ले चलता हूं 134 में, ए में नहीं जाऊंगा, सीधा सीधा 136। सिर्फ नेचर ऑफ द इम्पुग्न्ड ऑर्डर की बात करते हैं। 3 डिफरेंट नेचर ऑफ ऑर्डर को आपने देख लिया, आर्टिकल 32, 132, आर्टिकल 133, आर्टिकल 134। अब मैं आर्टिकल 136 में ले जा रहा हूं। आर्टिकल 136 ये कहता है सिर्फ नेचर, ग्रांट स्पेशल लीव टू अपील। पहली बात है कि सुप्रीम कोर्ट कैन ग्रांट स्पेशल लीव टू अपील, मतलब अपील के अंदर ग्रांट करके, यानी एपलेट जुरिडिक्शन क्रिएट करने का ये पावर है टू द सुप्रीम कोर्ट इफ दे सेटिस्फाई। डिस्क्रिशनरी पावर में केस टू केस फिटनेस के हिसाब से वो ग्रांट कर सकते हैं अपनी जुरिडिक्शन और राइट फॉर द क्लाइंट क्रिएट कर सकते हैं। अब देखिए, फ्रॉम एनी जजमेंट, डिक्री, डिटर्मिनेशन, सेंटेंस और ऑर्डर। अब ये कितने 2 टर्म एक्स्ट्रा जुट गए, पहले 3 होता था, अब ये 5 है। एनी जजमेंट, डिक्री, डिटर्मिनेशन, अब डिटर्मिनेशन भी आ गया, सेंटेंस भी आ गया और ऑर्डर भी आ गया। और ऑर्डर में खास करके एकदम खास चेंजेस है, और वो चेंजेस है, पहले लिखा होता था फाइनल ऑर्डर, और यहां से वो वर्ड फाइनल ड्रॉप किया हुआ है। फर्क क्या पड़ा? एनी ऑर्डर, और उसके सामने वर्ड क्या लिखा हुआ है? एनी। सो सिर्फ ये वर्ड लिख देने के बाद स्कोप क्या हो गया है नेचर ऑफ जजमेंट का? कितना बढ़ा? लिमिट हुआ या बढ़ा? सोच करके देखिए। कवर कर गया सारा ऑर्डर, किसी भी प्रोसीडिंग, किसी भी स्टेज के ऑर्डर को हम यहाँ इंसर्ट कर सकते, राइट? अच्छा, किस मैटर में? सिविल में, क्रिमिनल में, किस मैटर में? अब देखिए, उसके लिए भी आगे लिखता है एनी काउज और मैटर पास्ट और मेड बाय व्हिच कोर्ट? हाई कोर्ट, एनी कोर्ट और ट्राइब्यूनल इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। सो ये जो 3 एनी है, एक एनी यहां पे फ्रॉम एनी, इन एनी और बाय एनी। फ्रॉम एनी मतलब वो जजमेंट के नेचर को बताता है, इन एनी केस के नेचर को बताता है, और बाय एनी कोर्ट के नेचर को बताता है। सो इन तीनों एनी में एक बिल्कुल 3 डायमेंशन है, एक्स वाई जेड, जो पूरे तरीके से यूनिवर्स क्रिएट कर देता है। और उस एनी में कहीं से भी कोई लिमिटेशन नहीं है, यानी ऑर्डर में पूरा ऑर्डर का स्पेक्ट्रम, जो भी ऑर्डर हो, आप एग्रीड हो आ जाइए। सिविल मैटर है, क्रिमिनल मैटर, सोचने की जरूरत है, वट एवर इज द मैटर बिकॉज ऑफ एनी काउज और मैटर। और किस कोर्ट ने पास किया? बाय एनी कोर्ट और ट्राइब्यूनल। द ओनली वे इज 136। सो अब मैं पॉइंट पे आऊं और ये दिखाऊं आपको, इसमें हमने क्या लिखा था? हमने लिखा था यहाँ पे सोर्स, स्कोप एंड एम्बिट and constraint and limitation. What we are discussing right now, we are discussing through this demonstration source, scope and ambit, constraint and limitations of the appellate provision coming from the constitution itself. Did you convince that or not? Yes, sir. Absolutely. Yes, sir. Yes, sir. So I have done for the day. मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेट करना था। अब आप लोगों की ड्यूटी बनती है
कि वन बाय वन एग्जामिन करें, कंपैरिजन करें. It was the comparative study of this different articles. क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलैरिटी है, क्या कंडीशन होने चाहिए, स्ट्रिक्टली लागू होना चाहिए, इस पे कोई मजाक नहीं हो सकता, बिकॉज दीज आर द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ. जुरिडिक्शन है. एक वर्ड एनी का होना, फाइनल का होना और फाइनल के ड्रॉप होने पे क्या फर्क पड़ता है वो आपके सामने. अभी मैं इस चीज को स्टॉप कर रहा हूं, एंड नाउ वी आर एंटरिंग इनटू द क्वेश्चन आंसर सिस्टम. प्लीज. सर इतनी खामोशी ठीक नहीं है. सुधीर जी आप जानते हैं, करिए तो आप. मैंने इसलिए ये टच किया, एक डेमोन्स्ट्रेशन आपको. देखिए इस पूरे डिस्कशन का मैसेज ही क्लियर था कि कैसे हम लोग क्वांटिफाई करके. देखिए एक चीज, एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, मैं हमेशा इस एग्जांपल को रिपीट करता हूँ. यदि मुझे जमीन से छत पे जाना है एक बिल्डिंग के, व्हाट इज द वे टू गो देयर, या वहां से नीचे आना है, वी विल यूज द स्टेप्स. या दूसरा ऑप्शन है कि वी आर ट्राई टू जंप डायरेक्टली टू अप और अप टू डाउन. यही दूसरा ऑप्शन है ना. कन्वीनियंट वे है कि ऊपर से नीचे तक जितनी भी डिस्टेंस है उसको स्टेप स्टेप पे ब्रेक करें और उसको कनेक्ट करके आराम से उसके ऊपर पार करें. यहाँ भी यदि किसी चीज को समझना है तो पहले हमने उसको स्टेप स्टेप में ब्रेक किया और उसको इंटीग्रेट किया, सो दैट द अंडरस्टैंडिंग क्लियर आ जाए. अब मुझे एप्लेट जुरिडिक्शन या ओरिजिनल जुरिडिक्शन समझना है, व्हाटएवर वी नीड टू अंडरस्टैंड, स्टेप क्या है. पहले तो मैं जैसे एप्लेट जुरिडिक्शन का एग्जांपल मैं दूं जो हर जगह अप्लाई होगा. डज दिस सिविल और क्रिमिनल, डज दिस कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टैट्यूटरी. तो दीज आर स्मॉल स्टेप्स. उसके लिए क्या ये अप्लाई होगा, वो अप्लाई होगा. फिर उसके बाद हमने एक पर्टिकुलर प्रोविजन को पिकअप कर लिया जो सिविल या क्रिमिनल या कॉन्स्टिट्यूशन से था, और उसमें हम ये ढूंढने लगे उसको रीड करने के बाद कि वेदर व्हाट इज द स्कोप एंड एम्बिट, व्हाट इज द constraints and limitations, what is the mandatory condition, what is the optional condition. और जब इतना सवाल का जवाब ले लेते हैं clearly without any doubt on each and every point, what left into them? Nothing. So comparative study करके और रिफाइन हो जाता है कि अच्छा इसमें ये है, इसमें ये नहीं है. ब्रेन में बस इतना ही रखना. Yes sir. तो अच्छी तरह ग्रिप करने के लिए और पूरा इंटायर जुडिशियल सिस्टम, केसेस, इंटरप्रिटेशन, यदि इस आर्टिकल का इन्वॉल्वमेंट है तो इसी के वर्ड्स को इंटरप्रेट करता है, मीनिंग को समझता है. इससे ज्यादा नहीं, इससे कम नहीं, है ना. कुल मिलाकर के कहानी ये है कि यदि मैं अब आपसे पूछूं कि कितना टाइम चाहिए एक आर्टिकल को पढ़ के समझने के लिए, अब इस तरीके से ब्रेन में रख करके, तो मुझे लगता है 10 मिनट्स और हाफ एन आवर इज मोर देन सफिशिएंट टू अंडरस्टैंड एन आर्टिकल. और उसके बाद यदि मैं पूछूं कि हाउ मेनी आर्टिकल्स आर अवेलेबल इनटू दिस कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द सुप्रीम कोर्ट, आप कहेंगे कुल मिला के 10 या 12, यानी 3 घंटे का शो चला लो और सारे जुरिडिक्शन को समझ लो एंड खत्म, एंड गो एंड सिट इनटू द एग्जाम. अहमद सर कुछ ज्यादा भूल गया क्या मैं? सर बताएंगे सर. अहमद सर आइए प्लीज. नहीं सर, एक्चुअली सर आपने बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली समझाया, और जो हाथ से आपने चार्ट बनाया ना वो मुझे लगा कॉम्प्रिहेंसिवली नहीं है. मैं स्टेप बाय स्टेप कहने का मतलब है
कि इस पूरे प्रोसेस को स्टेप में क्वांटिफाई किया और स्टेप को कनेक्ट किया, और अभी तक आप लोग सीधा जंप मार रहे थे। थोड़ा सा सर सिविल तो इंजीनियर जो चीज हमने यहाँ पर क्वांटिफाई किया है वो स्टेप्स हैं, और स्टेप्स के पैरामीटर हैं, वो है इम्पूंग जजमेंट का नेचर, कोर्ट का जुरिडिक्शन, किस कोर्ट से आना चाहिए, वो ये था सर्टिफिकेट का नेचर कैसा होना चाहिए, डज दिस मैंडेटरी और ऑप्शनल, दोनों लाइव एग्जांपल आपके पास है। आप कह सकते हैं ना कि कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी एपलेट जुरिडिक्शन है, स्पेशल एज वेल एज प्रॉपर एपलेट, सब हमने डिस्कस कर लिए लास्ट 10 और 15 मिनट में ओनली, नॉट कंप्लीटली बट द सेंट्रल पार्ट कनेक्ट कर लिया, कंपैरेटिव स्टडी ले लिया, उसके स्कोप को भी समझ गए कि कितना लंबा जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। सब कुछ कह रहे थे। तो इस परसेप्शन के साथ यदि हम रीड करना शुरू करें, तब हम कहते हैं परसेप्शन के साथ का मतलब है अर्जुन जैसे मछली के आंख को देख रहा था वैसे आपको देखना पड़ेगा, और उस काम को खत्म करने के बाद तब आप अपना फोकस चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज इन बिटवीन आप नहीं करेंगे फोकस चेंज, तो आपके लिए अच्छा है, और उस काम को शूट करने में उतना ही टाइम लगता है जितना अर्जुन को धनुष के ऊपर तीर डाल करके देखना और शूट करने का टाइम, अराउंड 5 मिनट। एक प्रोविजन से में उससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। बताइए अहमद साहब, मैं झूठ बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ या फिर कन्विंसिंग है? सर क्लैरिटी की मेन इंपॉर्टेंट बात आपने जो है मतलब उसकी इजीएस्ट फॉर्म में बताया, टेबुलर फॉर्म में। स्टेप्स को कैसे क्वांटिफाई करते हैं, दैट इज द पैरामीटर्स, किस लेवल पर लेते हैं, किस वर्ड का क्या मतलब है, दिस इज द वे टू अप्रोच, अंडरस्टैंड और इवन प्रिपेयर। So this is the steps for the preparation. It was a demonstration to taking this particular applet part. इसमें आपको जो है ना, मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे साथ बैठ करके पढ़िए, मैंने आपको वो टूल्स एंड टेक्निक्स दिया है, जा जी ले अपनी जिंदगी 15 मिनट। नहीं सर, एब्सोल्युटली करेक्ट। आप भी उसको पिकअप करें ना, कंस्ट्रेंट एंड कंडीशन, इफ्स एंड, मतलब वो सारा 1 2 3 करते करते वो प्रैक्टिस में आ जाएगा, और जिस समय प्रैक्टिस में आएगा ऑन द स्पॉट आप उसको डिकोड करेंगे। सर डिकोडिंग इलेबोरेट करना है तो उसी पे आप बहुत सारा बोल भी जाएंगे, लिखने में दिक्कत कहाँ है? तो ओरिजिनल ये सोर्स एक बार आप मेमोराइज कर लिए या उसको बाय हार्ट कर लिए, तो उसको कभी भी कहीं भी 2-3 घंटे आप बोल पाएंगे। जी सर। 100 एग्जाम्पल उसका क्रिएट करके उसके साथ साइट कर पाएंगे। तो इट वाज अ टेक्निक टू अंडरस्टैंड द लॉ, द जुरिडिक्शन, जिसमें कि हम सोर्सेस, स्कोप, एम्बेड और उसके बाद उसके कंस्ट्रेंट्स एंड लिमिटेशन को समझते हैं। Anyhow, sir, we are trying to adopt the technique, and question was there in 2025. The it's read it as the Supreme Court exercises appellate jurisdiction, extraordinary jurisdiction. उसके आगे भी था, ओरिजिनल भी था, लेकिन आपने दोनों जो है अभी टच किया, जो आपने 136 को लिया सर, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। आज के डिस्कशन की एक खास सुंदरता मैं बतलाऊं हिंदी में सर, सर ये है कि फर्स्ट टाइम वी क्रिएटेड डायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन, नॉट बिटवीन 2 आर्टिकल but article 132, 133, 134 and 136, ये 4 आर्टिकल का डायरेक्ट कंपैरिजन है to make you comfortable to how and why the differences is being there and where we have to focus. But इन सब के पीछे इंटायर आर्टिकल का डिस्कशन नहीं है, but one thread है is what is the necessary condition and constraints. राइट, सिर्फ उसी प्रोस्पेक्ट को हमने देखा है और उसी प्रोस्पेक्ट पे
वो जुरिडिक्शन को समझने की कोशिश की है। उसके अलावा बहुत कुछ हो सकता है जो यहाँ पर कंडीशन फुलफिल नहीं करेगा तो नहीं हो सकता। एक भी कंडीशन मिस किया जी तो नहीं सर, जो इनसाइड कंपैरिजन आपने किया ना, एक कॉमन मैन अगर पढ़े इसको तो उसको समझ ही नहीं आ गया है क्या, लेकिन नहीं, आपने कहा कॉमन मैन के लिए नहीं नहीं डॉक्टर है, नहीं साहब। है सर, ये है ये देखो नहीं कॉमन मैन से बच्चा एकदम पढ़ के सर आता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन और ये चीज के लिए 5 साल की ट्रेनिंग और 3 साल की ट्रेनिंग हो चुकी है, उसके बाद एनरोलमेंट हो सर चुका है, मैं जिस उसके बाद एटलीस्ट 5 साल का एक्सपीरियंस है, उसके बाद भी समझना बहुत मुश्किल है। और सर इवन दो 50-60 साल की प्रैक्टिस के बाद भी जो बात भी जजेस नहीं वहाँ समझ बैठते हैं पूरी की पूरी कोर्ट इंटरप्रेट करने के लिए एक दूसरे को असिस्ट करते हैं। नहीं सर, आपने बताया सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ एज टू इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 32 में दिया सर, 34 को कनेक्ट करके ए को, उसके बाद सेकंड 133 में दिया सर सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑफ जनरल इंपॉर्टेंस civil matter. This again was a big difference. And then we have come, though what we had made a table of the question, आपने कहा था लास्ट टाइम आप क्वेश्चन बना के लाइएगा, तो हम लोगों ने क्वेश्चन लिखे हुए सबने और आंसर लिखे हुए इसके सर, उसके साथ हालांकि ये आउट ऑफ डिस्कशन था आज हमारे, फिर भी मैं बता दूं हम लोगों ने SCR रूल्स भी इसमें जोड़ रखे हैं सर। डॉक्टर साहब मेरा काम सिर्फ इतना था जो मैं अभी नहीं कहना चाह रहा था, आपने कर रहा है जी वो ये है कि मैं चाहता था आप लोग कुछ टू द पॉइंट वर्कआउट करें। जी सर, ने किया सभी को, और आपने कर लिया वो मुझे पता चल गया, देन आई एम हैप्पी। नॉट आई ओनली मूव्ड मी, ऑन। नॉट ओनली मी सर, हम्म, मैं अकेला नहीं हूँ, बाकी लोगों ने किया, मैं तो चाहूंगा वो भी कुछ कहें सर, जैसे ये मैं फारूक तो बैठे हैं, ये कहें सर। हाँ सर, हमने पूरा वीक पूरा एक क्वेश्चन लिया, उसका आंसर किया, उसको पे डिस्कशन किया और उसका सर PDF ये वो नोट्स हाथ से भी कुछ लिख के बनाए सर। यस सर, पूरा वीक हमने ये काम किया सर। एक बात मैं आपको सीधी सीधी बात बतला दूं, आज के डिस्कशन की मोरल पे यहाँ से मोहम्मद साहब आपके एंड पे बहुत ज्यादा मैंने नॉइज आ रहा है। अब ठीक जी, कौन सा म्यूट हो जाइए जी। अब मैं आपको ये कह रहा हूं, आपने मेहनत की वो की बिल्कुल अलग चीज है, बट अल्टीमेट चीज आपको ध्यान में रखना है ना सर कि आपको मैं जब सामने देखता हूं तो मैं सीधी सीधी बात हो, वट एवर इज द मेल और फीमेल, मैं उनके चेहरे पे देखता हूँ, ये वाला जो पोर्शन है आंखों में, और खास करके फोकस ऑन द ब्रेन, ये वो छोटा सा लाइब्रेरी है जिसमें दुनिया की सारी चीजें समाई हुई है। क्या बात Excellent. है, और जब भी आप जहां भी वॉक करते हैं वो आपके साथ चलता है, एंड दैट्स व्हाट वी आर द ह्यूमन बीइंग्स। और इंसान कहलाने का हक तभी है जब हमारे पास ये पॉइंट ये है कि व्हाट एवर वी डिस्कस टुडे, किताब कॉपी कुछ नहीं चाहिए, मेरे ब्रेन में क्या है ये इंपॉर्टेंट। आइदर हम एग्जामिनेशन हॉल में होंगे, मेरे साथ ये लाइब्रेरी होगा फॉर द पर्पस ऑफ इंक्वायरी, हम कोर्ट में होंगे वहां पर भी होगा। अब बहुत चीजें ऐसी होगी जो सीधा दिमाग से निकलती है, नहीं तो मशीन नहीं कर ले। क्लाइंट के साथ होंगे वहां भी ये होगा, राइट डिसीजन लेने के लिए ये दिमाग है। और जो चीज हमारे दिमाग में आया हुआ है, अडॉप्ट किया हुआ है, जिससे हम कन्विंस हैं, ऑब्वियसली बिना सोचे समझे कब वो सही तरीके से निकल जाएगा पता नहीं चलेगा। प्रॉपर एंड फेयर। सो द पॉइंट इज, उसमें क्या रख सकते हैं और क्या नहीं रख सकते। हर कचरा को तो यहाँ नहीं रख सकते ना सर। हमने एक प्रोसीजर अडॉप्ट किया
और सिर्फ प्रोसीजर को मैंने ब्रेन में रखा। ये जो प्रोसीजर आपके साथ अभी डिस्कस किया, अब मेरे सामने दुनिया, मेरे सामने, सॉरी मेरा शब्द कहना गलत होगा, हमारे सामने, हम सब के सामने दुनिया का कोई भी लॉ बुक ले आया जाए और मेरे पास सिर्फ ये टेक्निक है। टेक्निक मीन्स स्क्रू फेच टेस्टर ओनली, दैट इज मोर देन सफिशिएंट टू ओपन सारे फ्रिज से लेकर के किसी चीज को। हमने ये आइडेंटिफाई किया कि ये प्रोसेस सिर्फ आप मास्टरी करते रहिए, इसको अप्लाई करते रहिए, और यही जरूरत है, यही टूल से, यही टेक्निक से, यही अंडरस्टैंडिंग। कुछ चीज आपको फॉर द टाइम बिंग ब्रेन में रखना है, बहुत कुछ ब्रेन में रखने की जरूरत नहीं। ये प्रोसीजरल स्टेप्स जो है ना, क्वांटिफाइंग स्टेप्स जो है ना, दुनिया के जितने भी चैलेंजेस हैं, जितने भी चैलेंजेस है, हर चैलेंजेस का सॉल्यूशन संभव है या नहीं? यस सर। कैसे? यानी 3 इडियट का एग्जांपल लें तो टूथपेस्ट ट्यूब से पेस्ट निकाल के वापस अंदर डाल सकते हैं यदि संभव है तो? द आंसर इज यस। स्टेप बाय स्टेप यदि हम क्वांटिफाई कर लें देन यस। मेरे से निकल जाता है कई बार भाई साहब, ज्यादा पेस्ट निकल जाता है, मैं उसको वापस अंदर डालता हूँ। मैं दिमाग लगाता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ, मैं करता हूँ, सक्सेसफुली आई एम डूइंग दैट, समटाइम्स फेल्स आल्सो, बट इट इज अ प्रोसेस। पॉइंट ये है, दुनिया का कोई भी समस्या, इधर क्लाइंट का समस्या हो या कोर्ट का समस्या हो, यदि क्वांटिफाई करें हम और मन में ये विश्वास ले कि ये समाधान तो निकलेगा, इधर किधर से निकलेगा, किधर से निकलेगा, इधर जाए या उधर जाए, क्या क्या रास्ता बचा है, ट्रेवल करें और निकाल लेके ले आएंगे। पहले रूट रीजन को समझें, और रूट रीजन समझ में आ गया तो उसको क्रैक करने के लिए छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ें, हर स्टेप्स को प्रोसीड करें और वापस स्टेप को जोड़ें। डन। दैट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन मीन्स छोटे से छोटे स्टेप्स पे ब्रेक करना, और इंटीग्रेशन मीन्स उसको वापस इंटीग्रेट कर लेना। Am I clear up to this point or not? So what we are learning, देखिए, आपने ग्रेजुएट किया, पोस्ट ग्रेजुएट किया, इतना एक्सपीरियंस किया, ग्रेजुएशन में पूरी ट्रेनिंग हुई, पोस्ट ग्रेजुएशन में एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की ट्रेनिंग हुई, वो सब्जेक्ट कब यूज होता है? याद रखते हैं? क्या याद रहता है? वो प्रोसेस, कैसे हमने किया, वो एक्सपीरियंस, सो दैट कि जब भी जरूरत पड़ी आराम से कर लेंगे। और डॉक्टर साहब कितना थीसिस लिख चुके हैं, तो उनको लिखने में बहुत मुश्किल नहीं आएगी, और हम जैसे लोगों को बहुत दिक्कत आएगी। That's what called the first experience or experience. That's the only thing I want to make you comfortable on that line. जो भी जहां भी हैं, जैसे भी हैं, मैं ये महसूस करता हूं कि अभी भी ग्रुप में अराउंड 36 का यहाँ दिख रहा है, so many persons are not opening mouth, but seriously they are involved into, क्योंकि 5 बजे सुबह से आकर के बैठे हुए हैं। So कहने का मतलब है, बच्चा यदि ना रोए तो माँ उसको दूध ना पिलाए, ऐसा थोड़ी। तो वो कॉन्सेप्ट पे भी जाए तो ये देख लीजिए, या तो और भी यदि कोई प्रॉब्लम है तो मैं चाहता हूं कि बाकी सारे लोग भी आकर के उसको डिस्कस करें। मैंने अपना पॉइंट जितना रियलाइज किया उतना कन्विंस करने की कोशिश की है। Sir, can I ask a question? अरे वेरी Not a- मच, वेरी मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। मैं तो इंतजार कर रहा Sir, हूँ। शिवानी जी जी सर, प्लीज। थैंक यू सर। मेरा क्वेश्चन तो नहीं है, बट आई फेस्ड एन इशू। मैं आपसे थोड़ा सा उसमें गाइडेंस चाह रही थी कि
जो आपने हमको पिछली बार काम दिया था कि आप jurisdiction पे पढ़िए और हाँ। फिर कोई क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश कीजिए। हाँ, तो हाँ। सर some guidance on how to structure and what is expected in that structure of the हाँ, answer ये अगर आपसे बहुत मिले ही तो। वैलिड पार्ट है मैम, बहुत ही वैलिड पार्ट है। और बिना इसको समझे और बिना इस क्वेश्चन को हैंडल किए हुए वी कैन नॉट राइट आंसर सेंसिबली, जी राइट। अभी मैंने एक डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ पर दिया, क्वेश्चन कुछ न कुछ थोड़ा सा आउटलाइन कर देती है। हमारे पास बहुत कुछ होता है कहने को और बहुत कुछ होता है नहीं कहने को। अभी जो हमने 3-4 चीजें आपको यहाँ पर दी, वन इज द सोर्स, अनदर इज द स्कोप एंड एम्बिट, एंड तीसरा कंस्ट्रेंट्स एंड लिमिटेशन, जी राइट। सो इन तीनों चीजों के बारे में जैसे ही हमने डेडिकेटेडली एक लाइन डेडिकेट कर दिया या पर्टिकुलर पैराग्राफ, मीनिंग ये है कि यू आर कॉन्शियस अबाउट ऑल दीज थिंग्स व्हिच इज द वेरी इंटरनल एंड डायग्नोस्टिक पैरामीटर्स। मैम जी सर। तो आप ही देखिए ना, यदि इस तरीके से आपके सामने कोई एक्सप्लेन करके आए, आपको आपके मन में क्या इंप्रेशन बनेगा कि ही नोज, गुड नोज, और ये दीज आर द एक्सपर्ट। एक एक्सपर्ट एंड क्लोज फीलिंग टाइप से आएगी कि नहीं ये इस तरीके से सोचता है, पकड़ लेगा अच्छे तरीके से, ही इज अंडरस्टैंडेबल। माने अंडरलाइन पैरामीटर्स भी ये कैप्चर कर रहा है जो मैंडेट है। Am I clear or not? Yes sir. So one part is this. Another part is, मैं उसको कहता हूं necessary and sufficient test. ये आपको वर्ड कहीं नहीं मिलेगा, ये मेरा अपना यूज किया हुआ वर्ड है, रिपीटेटिवली मैं अपने इंटरनली यूज करता हूं। तो मतलब ये है कि दो पैरामीटर है, नेसेसरी एंड सफिशिएंट। अब नेसेसरी का मतलब है कि ये सारे इंग्रेडिएंट मैंडेट है, आपको करने ही है, उसके अलावा बहुत सारे हो सकते हैं। और सफिशिएंट का मतलब ये कि इतना कर देने के बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। सो तो ऑप्टिमाइजेशन जो है ना, ऑप्टिमाइजेशन का ये बेस्ट पार्ट है कि हर नेसेसरी इंग्रेडिएंट वहां हो और हर सफिशिएंट इतना हो कि वो कंप्लीट हो जाए। उससे ज्यादा करना, मैंने दो, एक लोअर लिमिट और अपर लिमिट की क्या इंसर्ट करना और क्या नहीं इंसर्ट करना है, उसके एक पैरामीटर है कि मिनिमम ये सारे चीज होने चाहिए एंड ऑप्टिमली इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, अब काफी हो गया। सो दैट नहीं तो बाहर उसको एक्सप्लेन और एग्जाम्पल से सपोर्ट करने की लिमिटेशन की यदि करना शुरू करे तो कई जिंदगियां कम पड़ जाए, है ना। तो ये दो चीज को आप टेस्ट कीजिए तो अपने आप से कंप्लीट एंड ऑप्टिमल आंसर निकल करके आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के साथ मैं सब्सटेंशिएट करूं, अभी वाले कंडीशन में कोई भी एक आर्टिकल के डिस्कशन को ले लीजिए तो आपको ये नेसेसरी कंडीशन है कि आप इसको एम्बिट एंड कंस्ट्रेंट के सारे चीजों को अलग अलग लाइन में, अलग अलग पैराग्राफ में एट्रीब्यूट कर सकते हैं कि देखो मैंने समझा कि ये कंडीशन है, ये है। इसमें जैसे वहां लिखा हुआ है कि फाइनल ऑर्डर एंड ऑर्डर, तो उसको हम एलोबरेट कर सकते हैं मिनिमली एक लाइन दे करके कि फाइनल ऑर्डर मींस फाइनल ऑर्डर, इट डजंट मीन एनी इंटरिम ऑर्डर। तो क्लैरिफिकेशंस भी हो गया। सो समटाइम्स स्मॉल क्लियरिफिकेशन बहुत क्लैरिटी देता है और इट इज सफिशिएंट, इट इज सफिशिएंसी के पार्ट पे आता है, तो वो जरूर लिखना चाहिए। एंड above the best part is this, if time and marks allowed, तो निश्चित रूप से इंटायर आर्टिकल को रिप्रोड्यूस कर देना चाहिए या वो रेलेवेंट सेगमेंट को रिप्रोड्यूस कर देना चाहिए। उसके लिए मेमोराइज करने की जरूरत होती है फॉर द पर्पस ऑफ एग्जाम एंड फॉर द दैट पीरियड ओनली। मैं ये कह रहा हूँ कि उसी पीरियड के लिए याद रखिए, हमेशा जिंदगी के लिए याद रखने की जरूरत है क्योंकि एग्जाम की रिक्वायरमेंट है। उसका फायदा ये है कि यदि आप कुछ इंग्रेडिएंट को भूल गए एलोबरेट करना या क्लैरिफाई करना, क्योंकि एलोबरेट एंड क्लैरिफाई हम करते हैं और कुछ करते नहीं है, ये करना यदि हम भूल गए
तो अपने आप में वो कंप्लीट है क्योंकि पूरा रेफरेंस सामने है, इम्प्लाइडली वो वहां अवेलेबल है। मैम, Yes, sir. is this sufficient or necessary and sufficient answer or something or required? Yes, sir. Yes, sir. सर मैं एक और क्लैरिफिकेशन जी, जो आज आपने किया, जस्ट टू रिकन्फर्म के मेरा समझ में ये ठीक से आया, जैसे आपने आर्टिकल 136 बताया था, उसका सोर्स हुआ कॉन्स्टिट्यूशन, एम्बिट हुआ फ्रॉम एनी ऑर्डर और सेंटेंस, मैम एक चीज और मैं और लिमिटेशन कोई नहीं है. सो दिस ये इज नहीं, व्हाट आई हाँ, अंडरस्टूड हाँ. एंड आई विल अप्लाई टू ऑल आर्टिकल्स लाइक Now, दैट. now the condition is, now the catchword is this practicality. Best example आपने पिकअप किया कि यहाँ पर जो है ना, कंडीशन कुछ भी नहीं है जी. उससे पहले मैं ये क्लैरिफाई करना चाह रहा था कि स्कोप जो वर्ड है ना, ये अकेला नहीं आता, दिस इज अ फ्रेज, स्कोप एंड एम्बिट जी, क्योंकि दोनों एक दूसरे को सप्लीमेंट करता है। कंस्ट्रेंट्स अकेला आता है, लिमिटेशंस अलग अलग में आता है, रेकमेंडेड बट एक ये टेन है, बट रेफरेंस मींस एक चीज और मैंने थोड़ा सा एलिब्रेट करना है क्योंकि कई आंसर मैंने देखे हैं जिसमें ये डिस्टर्ब करता है। आपने जब लिखना होता है ना तो हम सीधा लिखते हैं 136। Sometimes we are writing article 136. Sometimes we are writing article 136 of the Constitution, or sometimes we are writing article 136 of the Constitution of India. तो नॉर्मन अंग्रेजी के ग्रामर की एक किताब है, पहला पॉइंट ये कहता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंटेंस। तो उसमें ये लिखा हुआ है कि which makes a complete sense. The word to word is there, complete plus sense. तो complete sense reflect हो without any ambiguity. इसलिए मैं यदि लिखूं तो मैं सीधा सीधा लिखूंगा आर्टिकल, पूरा वर्ड लिखूंगा आर्टिकल 136 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, राइट। कम से कम एक जगह, और इसकी रिपीटेशन दोबारा मैं बिल्कुल नहीं करूंगा, उसके बाद मैं सीधा सीधा आर्टिकल लिखता जाऊंगा। ये वन पार्ट था। दूसरा पार्ट ये था, स्कोप एंड लिमिट बहुत क्लियरली उस हेड में आप ले सकते हैं, आप लिख दीजिए स्कोप एंड लिमिट एंड देन क्लैरिफाई इट। और क्या था, और व्हाट वाज द क्वेश्चन, आई जस्ट फॉरगॉट। मैम प्लीज। यस सर। सर बस मुझे ये क्लैरिफाई करना था कि मुझे मीनिंग ऑफ स्कोप एंड एम्बिट एंड कंस्ट्रेंट एंड लिमिटेशन ठीक से समझ आया। तो 36 का 136 का एग्जांपल लेके, स्कोप एंड एम्बिट इज इट कैन बी फ्रॉम एनी ऑर्डर, डिक्री, सेंटेंस, एंड लिमिटेशन इसमें कुछ नहीं है। जैसे लिमिटेशन है मैम। अभी जो है ना, कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट इम्पोज एनी लिमिटेशन ऑन दैट, but by way of judicial verdict, Supreme Court itself imposed certain self-imposed constraints कि हम सिर्फ हाई कोर्ट से आए हुए ऑर्डर को ही लेंगे, इस सिचुएशन को ही एंटरटेन करेंगे। और दूसरी बात, एक कंडीशन है, वो है आर्टिकल 136(2) क्लाउज 2, जो ये कहता है कि आर्म फोर्स के लिए ये एग्जम्प्टेड है, वो यहाँ नहीं आएगा। So this is the only limitation is there. वो कहते हैं ना, चांद के ऊपर भी एक स्पॉट है। So this is the limited scope. So कुछ आर्टिकल डायरेक्टली कह रहा है कि लिमिटेशन नहीं है, बट सेल्फ इम्पोज यदि कोई लिमिटेशन है और इन प्रैक्टिस है, तो एग्जामिनर वो भी एक्सपेक्ट करता है कि आर यू एलियन और रियल प्रैक्टिशनर ऑफ दिस कोर्ट, है ना। तो उसको स्पेशली फोकस करना हो, एक्सेप्शनल पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हमेशा कैप्चर करना चाहिए, एंड इट वर्क्स। ये वो हमेशा स्पेशल इफेक्ट है। राइट सर, थैंक यू सर। मैं हाँ प्लीज अनिल सर।
आप मैंने देखा आपने जो लिस्ट बनाई है बहुत सारा चीज बनाया है। ये मैंने उसको रात को हाथ से भी लिखा था, अभी आपको भेजा मैंने। चलिए मतलब मैं खुश हूँ इस बात से कि एटलीस्ट बैकग्राउंड में काम चल रहा है, शांति से काम कर रहा हूँ आप लोगों के और ये पता है support कौन से। सा काम चला सर? लॉकडाउन में भी फुल स्पीड में चलने वाला काम है, वो है नेशन बिल्डिंग का काम जो आप कर रहे हैं। अपने आप को तैयार करना, बस काम चलता रहना चाहिए, बेकार तो होना नहीं है, उससे लॉस तो कुछ है ही नहीं। मैंने सर अभी आपको, मैंने रात को जो मेहनत किया था वो अभी मैंने आपको हैंड रिटन नोट भेजे, जो अपना लास्ट वीक का आपने जो होमवर्क सर आपने काम किया, मैं उतना काफी खुश हूँ, और ये चलता रहे ये बहुत जरूरी है। मैं बहुत खुश हूँ कि ये इस ग्रुप के साथ जुड़ा हूँ और यहाँ पे सही गाइडेंस मिल रहा है। आई होप आज का डिस्कशन भी काफी प्रोडक्टिव हो, एक नए डायमेंशन पे होगा। सर बंसल साहब बैठे, मेरा ख्याल एक लास्ट वर्ड ले लें बंसल साहब से सर, अगर आपका आज्ञा हो। अरे बिल्कुल बंसल साहब प्लीज बंसल साहब, और पीपी साहब भी कुछ पूछना चाहते हैं। हाँ एक चीज और मैं अनाउंस कर दूं, पहले अनाउंस कर दूं। हाँ सर। अब ये जो सेशन है अप टिल एंड सैटरडे के अपने बैक टू पवेलियन पे आ गया, पुनः मुझको वापस अपने टाइम पे आ गया है, और पहले 5 to 6 हुआ करता था, नाउ दिस इज 5 to 7। तो आवाज कम आ रही है आपकी, उधर जब करते हैं ना फेस तो आवाज हट जाती है। 5 to 7 ये इसकी टाइम की हुई है। इसके अंदर 2 घंटा लगातार मुझे बोलना, मतलब यू नो वेरी हैक्टिक पार्ट, बट मैं ये चाहता हूं कि उसमें आधा घंटा जो डिस्कशन क्वेश्चन आंसर सेशन हो वो प्रॉपर। एंड होपफुली आज का जो डिस्कशन है कहीं ना कहीं एक अलग डायमेंशन पे आप लोगों को ले जाएगा, इफ इट विल बी इम्प्लीमेंटेड एंड इफ पीपल आर कन्विंस्ड। दीज आर द प्रीरिक्विजिट वर्क। उसके बाद जब हम लोग आर्टिकल में एंटर करेंगे तो इन सारे सेगमेंट को देखेंगे नहीं, पूरे पराठेदार मूव करेंगे, और आप लोगों से ये एक्सपेक्टेशन है कि आप उस चीज को ब्रेन में क्वांटिफाई करते चलेंगे। हाँ नाउ बंसल साहब कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज गो अहेड, और एनीवन वांट टू से समथिंग और आस्क समथिंग और शेयर देयर ओन एक्सपीरियंस, दे आर मोस्ट वेलकम। मुझे थोड़ा आराम मिल जाएगा सर। मैं 1 मिनट में जरा एक्चुअली सकता हूँ। आज का सेशन तो वंडरफुल है सर, देयर इज नो डाउट एट ऑल। आप तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ विदाउट वेस्टिंग सिंगल मिनट। सर आप लोग जो है ना ये बात कह करके मुझे जहार पे चढ़ा रखा है। नहीं सर, वी हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट सर, वी हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट, otherwise that is unnecessary thing. And one more thing sir, as you said rightly, 1.5 hour में 2 hours में 1.5 hour lecture, half an hour question and answer। सर मेरा एक ही सबमिशन है, ये हाफ एन आवर में ये आज का टॉपिक का प्रीवियस क्वेश्चन का 1 और 2 क्वेश्चन कैसे आंसर लिखना है, हाउ टू राइट, बिकॉज वी हैव गॉट लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इन द माइंड, बट थिंग इज दैट हाउ टू प्रोड्यूस इन द एग्जामिनेशन हॉल, हाउ टू रिस्ट्रिक्ट आवर नॉलेज। सर द सेम थिंग वी डिस्कस टुडे। हाँ यस सर, आपने एक बोला, अच्छा बोला मतलब इसके बारे में। अगर 10 मार्क का क्वेश्चन है तो पूरे आर्टिकल का एक कितना आप लिख सकते हैं, आपके पेन की स्पीड पे डिपेंड करता है क्या लिखना है, अब आप डिसाइड करें। अभी 5 मार्क्स का क्वेश्चन को कैसे करना, रिस्ट्रिक्ट करना है, 10 मार्क्स क्वेश्चन, 15 मार्क्स। मैं एक बात और मैं बतला दूं सर, मुझे एक चीज से बहुत ही रिस्ट्रेन ये है, वो मैं करना नहीं चाहता। द वर्ड इज स्पून फीडिंग। नॉट स्पून फीडिंग सर, बट बेसिंग ऑन योर एक्सपीरियंस। स्पून फीडिंग मतलब एक्सपीरियंस, हमने जो क्रूशियल पार्ट था वो एक्सचेंज किया। नाउ अप्लाई योर ब्रेन, अप्लाई योर माइंड, डू इट योर ओन। 1 or 2 एग्जांपल सर, 1 or 2 मतलब ये है कि मैं टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना चाह रहा हूँ आप में। सर प्रैक्टिस कीजिए, अपने आप ऑटोमेटिकली इवॉल्व होना शुरू हो जाएगा, ग्रो होना शुरू हो जाएगा। और बिलीव मी, इस प्रोफेशन में इस तरीके की टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन टू परफॉर्म नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। आज तक मैंने नहीं देखा। नहीं है सर।
यदि आप लोगों को दिखे तो प्लीज लेट मी नो। मैं इसलिए ये सारा कुछ पॉइंट आउट कर रहा हूं कि मेरा एक मानना है, ऑल ऑफ यू आर क्लोन टू मी, मतलब वेरी गुड, बहुत अच्छा। बिल्कुल आप सब हमारे क्लोन है कि जहां भी आप लोग परफॉर्म करते हैं मुझे लगता है कि मैं परफॉर्म करता हूँ, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि मैं आपको पहचानूं नहीं पहचानूं, क्योंकि ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ गया है अभी। और मेरे लिए एम्ब्रासिंग है कि हमारे ग्रुप के ही मेंबर हमारे सामने होते हैं और जो कई बार इंटरेक्ट भी कर रहे होते हैं, बट फिर भी आई एम अनएबल टू आइडेंटिफाई बिकॉज ऑफ एनी रीजन कि हमारा इंटरेक्शन यहाँ नहीं होता और फ्रीक्वेंसी बहुत कम है इसलिए। और बहुत लोग ये सोचते हैं कि लिटरली आई एम टू मच बिजी। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मतलब बिजी का मतलब ये नहीं है कि फैमिली और उसके लिए टाइम नहीं निकल सके 2 मिनट, मतलब 30 सेकंड के लिए वी कांट एक्सचेंज आवर स्माइल एटलीस्ट। बंसल साहब आ गए सर। कहाँ हैं बंसल साहब? ये रहे सामने बैठे सर। बंसल साहब आइए प्लीज। बंसल साहब आई थिंक फिर कहीं व्यस्त हो गए हैं वो। एनीहाउ सर, अगले संडे को करनी क्लास बता दीजिए सर, जैसा भी, या सैटरडे।